हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज की साइंस की क्लास में टॉपिक की जो अपन डिस्कस करेंगे वो होगा अपना मिरर की बात करेंगे, दर्पण की बात करेंगे। दर्पण से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो दर्पण से भी आते हैं। तो आज चलिए अपन दर्पण की बात करते हैं। तो दर्पण को अपन क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मल से आप अपने सामान्य भाषा में इसे आप आईना भी कहते हो। क्या कहते हो? आईना भी कहते हो। तो हम लिख सकते हैं इसको दर्पण या आईना, ठीक है ना। दर्पण क्या एक प्रकार का मिरर, अर्थात सामान्य भाषा में इसको हम आईना भी कहते हैं, ठीक है ना। यह एक प्रकाशीय युक्ति है। किस प्रकार की युक्ति है ये एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यह एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। अपन बात करें आज मिरर की, दर्पण की। दर्पण हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है, उनका योगदान रहता है। सामान्य ऐसे भी अपन दैनिक जीवन में भी अपने चेहरे को देखने के लिए मिरर का प्रयोग करते हैं। ट्रक वगैरह में भी, गाड़ी में भी जो दोनों साइड में भी मिरर लगे होते हैं। पीछे से आने वाली गाड़ी की अपन देख रेख करते हैं कि गाड़ी आ रही, साइड भी देना होता है। इसके अलावा अब तक जो दर्पण होती है वो दाढ़ी बनाने में भी हम शेविंग ब्रश के रूप में, दाढ़ी बनाने के लिए भी हम दर्पण का प्रयोग करते हैं। और तो और इनके अतिरिक्त हम दर्पण का जो प्रयोग करते हैं वो बंकर में छुपे सैनिकों का या दुश्मनों का पता लगाने के लिए भी हम दर्पण का प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप के रूप में प्रयोग करते हैं, बहुरूपदर्शी के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार विभिन्न मिररों का जो उपयोग होता है वो विभिन्न प्रकार से किए जाते हैं दोस्तों। चलिए, अभी जो अपन डिस्कस करें नॉर्मली वो कह रहे हैं दर्पण क्या होता है। आपसे कोई पूछ ली जाए तो दर्पण मीन्स मिरर, दर्पण या आईना, दर्पण या आईना। यह एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पिछले प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत क्या होता है या नियम क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की घटना जो घटित होती है वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। चलिए, इसके अलावा बात करेंगे ये दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार की बात करें, दर्पण के प्रकार वैसे तो मुख्यतः दो प्रकार के दर्पण होते हैं, लेकिन मैं आपको एज ए नॉलेज होने के कारण कभी नहीं पूछा जाता कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। एज ए आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए दर्पण की प्रकार बता दूं कि दर्पण के जो प्रकार होते हैं हम उनको विभिन्न प्रकार से समझ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के दर्पणों के माध्यम से दर्पण के प्रकार को समझ सकते हैं। जैसे अपन समझ सकते हैं, पहले समतल दर्पण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सर्पल दर्पण। फिर उसके बाद होता गोलीय दर्पण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गोलीय। फिर होता है एक परवलयीय दर्पण, प्रवलयीय दर्पण, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के दर्पण के अपन डिस्कस करें? अपन समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। ये तीन प्रकार के दर्पणों को हम इनके एक एक करके विस्तृत रूप से समझेंगे दोस्तों। चलिए, अब बात करेंगे अपन सबसे पहले समतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे? समतल दर्पण की बात करेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण का प्रयोग मुख्यतः हम कहाँ करते हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें अपन? प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। प्लेन मिरर, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर कहते हैं। अब समतल दर्पण क्या होता? तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, बिल्कुल ही समतल होता है।
इसमें शीशे के एक और धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। किसकी? धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है और किरण जो रोशनी होती है उनको रोकने के लिए क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। शीशे के पीछे चांदी की परत या पारे की परत का परावर्तक सतह का कार्य करता है। यदि आपसे पूछ लिया तो शीशे के पीछे चांदी की परत या पारे की पारे की परत परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। मान लिया जाए कि ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये हमारे समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के जो बात कर रहे हैं, समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है, ये जो पीछे की बात करें परावर्तक सतह जो होती है वो कैसा होता? वो बिल्कुल ही परावर्तक सतह समतल होता है। ठीक है ना। इसमें शीशे के एक और धातु की क्या चढ़ी होती है? धातु की पतली परत चढ़ी होती है और रोशनी को रोकने के लिए, जो प्रकाश की जो किरणें आती है उनको क्षय को यानी उनको रोकने के लिए शीशे के पीछे हम क्या करते हैं? चांदी या पारे की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है ना। परावर्तक सतह वो किसकी तरह कार्य करता? वो परावर्तक सतह की तरह कार्य करता दोस्तों। चलिए, तो बात समतल दर्पण की बात करें। समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे बेटा? समतल दर्पण के बारे में लेते। समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है दोस्तों? समतल होता है, समतल होता है। ठीक है। और आपसे पूछे इसमें शीशे के एक और, क्योंकि दोनों साइड शीशा होता तो शीशे की एक और की बात करते हैं। इसमें शीशे की एक और क्या? धातु की परत चढ़ाई जाती है और जो प्रकाश की किरणें की जो क्षय होती है वो क्षय ना हो तो किरणों की क्षय को रोकने के लिए, मतलब क्षति को रोकने के लिए किरणों की क्षय की क्षति को, जो किरण जो प्रकाश की किरण उसकी क्षति को हमें रोकने करने के लिए लेप किया जाता है। ठीक है। क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। लेप किया जाता है। ठीक है ना। किरणों की क्षति को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? और किरणों की क्षति को रोकने के लिए लेप किया जाता है। शीशे के पीछे की जो परत होती है, उस शीशे के पीछे की हम क्या करते हैं? उनके ऊपर चांदी या पारे की परत परावर्तक सतह की तरह कार्य करता, उनकी लेप चढ़ा देते हैं। ठीक है ना। तो शीशे के पीछे, किसके पीछे? शीशे की एक और तो ये हो गया शीशे की पीछे, शीशे के पीछे चांदी या किसका? परत, चांदी या पारे की लेप की जाती है जो परावर्तक सतह की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? परावर्तक सतह की तरह कार्य करती है। ठीक है। ये हो गए समतल दर्पण के बारे। कोई पूछ ले तो बता सकते हो कि समतल दर्पण जो होता है, वो समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो समतल होता है। कैसा होता है? परावर्तक सतह वो समतल होता है। परावर्तक सतह के जो अपन बात करें तो परावर्तक सतह समतल होता, तो परावर्तक की तरह कार्य करे उसके लिए शीशे की एक साइड हम क्या कर देते हैं? चांदी या
पारे की परत की लेप चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, जो एज ए परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। दूसरे जो होते हैं उस समतल दर्पण के दूसरे अपन क्या करते हैं, धातु की लेप चढ़ा देते हैं। किसके? धातु की लेप चढ़ा देते हैं, जो क्या कार्य करता है, इसमें जो प्रकाश की किरणें की जो क्षय होती है यानी क्षति होता, उनको रोकने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है दूसरा कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, या समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। जो अपन नॉर्मली जो आईना की बात करते हैं, जो शीशा अपन देखते हैं घरों में भी, जिसका प्रयोग करते हैं चेहरा देखने में, ठीक है, तो उनकी स्थिति की बात कर रहे हैं कि समतल दर्पण में जो बने प्रतिबिंब होते हैं वो किस तरह के होते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी बात करेंगे, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वो उनकी प्रकृति कैसा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, किस प्रकार की होती है और किधर बनता है। तो आपको बताना दोस्तों कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना, और उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है, ठीक है ना, दर्पण के आगे रखी होती है। आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बोलना है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और उतना ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है, ठीक है ना, ये आपको बताना, ठीक है ना। और यह प्रतिबिंब कैसा होता, काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता, उल्टा, पार्श्व उल्टा बनता है, ठीक है ना। जैसे सामने की बात करें, ये पार्श्व तो बनता है, समानांतर तो बनती है, लेकिन कैसा बनता है, जस्ट उल्टा बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाता है, आपको बताना कि समतल दर्पण में जो बने प्रतिबिंब की जिस स्थिति होती है वो दर्पण के जस्ट पीछे बनता है और उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। और यह दर्पण जो होता है काल्पनिक होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है और कैसा होता, उल्टा होता है, ठीक है ना, पार्श्व उल्टा होता है। समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के पीछे और उतना ही दूरी पर बनता है, जितना कि दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है, ठीक है ना। चलिए, और जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, यह प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो आभासी की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, आभासी की बात कर सकते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता, आभासी होता है दोस्तों। कैसा होता, आभासी होता है। तो सिंपल से काल्पनिक या आभासी की बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं आभासी होता है, ठीक है ना, और काल्पनिक होता है, ठीक है ना। काल्पनिक भी लिख सकते हैं या आभासी भी लिख सकते हैं। यह प्रतिबिंब कैसा होता, आभासी होता है। सिंपल से पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपको बताना समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब आभासी होता है। और आकार में तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के जितना ही होता है।
जो प्रतिबिंब का आकार होता है, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के जितना ही होता है। जितना वस्तु का आकार होता है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा। ठीक है ना। ये कैसा होगा? आभासी होगा। किस प्रकार की होगी? तो आभासी होगा। आपको बताना है आभासी होता है। चलिए ये बात होगी। अब आपको यहाँ पे पूछ लिया जाए दूसरी पॉइंट, तो आप दूसरी पॉइंट बताएं कि समतल दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा दायां भाग प्रतिबिंब बायां भाग में जाके बनता है। किधर बनता है? दायां भाग का प्रतिबिंब बायां भाग में जाकर बनता है। मान लिया जाए यदि हम एक कागज पे P लिख दिए, क्या लिख देंगे? एक कागज पे यदि हम P लिख दें, सिंपल से बात की बात करें, यदि ये कागज है, इस कागज में यदि हम P लिख देते हैं और इसको यदि हम दर्पण में देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। और किस तरह से दिखाई देगा? इनका दायां भाग बायां की ओर और बायां भाग दाएं की ओर दिखाई देगा। इस तरह से हमें दर्पण में दिखाई देता है, समतल दर्पण में। तो इसीलिए जब आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि यदि एक कागज पर P लिखकर उसे दर्पण की ओर करते हैं, दर्पण की ओर, ये दर्पण है और दर्पण की ओर करते हैं तो हमें दर्पण में क्या दिखाई देता है? वो Q दिखाई देता है। क्या दिखाई देता? Q दिखाई देता। तो समतल दर्पण में दिखाई देने पड़ने वाले जो इस परावर्तन को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। यानी दिखाई तो दे रहा समानांतर, लेकिन कैसा दिखाई दे रहा? उल्टा। यानी ये वाली भाग हमें इधर दिखाई देगा और इधर वाली भाग हमारी इधर दिखाई देगा। यदि हम बाल इस तरह से कर रखे हैं तो बाल के जो ये इस तरह के जो फेस आ रहे हैं वो फेस जस्ट किस तरह से बनते हैं? अपोजिट साइड से बन जाते हैं। ठीक है ना। तो आपसे पूछ लिया जाता है, आपको आसानी से बताना कैसा बनता है? पार्श्व उल्टा बनता है। जो प्रतिबिंब होता है दर्पण में पार्श्व उल्टा बनता है और प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है दोस्तों। कैसा होता है? आभासी होता है। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना कि समतल दर्पण में बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है और उतना ही आकार का बनता है जितने आकार के वस्तु होती है। तो वस्तु के आकार के इतना ही उसका प्रतिबिंब भी बनता है। और कैसा बनता? तो पार्श्व उल्टा बनता। पार्श्व मतलब कि जो यदि हम P का उदाहरण दें, यदि P हम दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में P मुझे कैसा दिखेगा? Q की तरह दिखेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हो गया आपके लिए। चौथा पॉइंट है कि बिंब की स्थिति केवल वस्तु और दर्पण की स्थिति पे निर्भर करती है। जो बिंब की स्थिति होती है यानी वस्तु की जो बिंब की स्थिति जो होती है, प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो वस्तु और दर्पण की स्थिति पर निर्भर करती है और देखने वाले की स्थिति पर निर्भर नहीं करती। आपसे पूछ लिया जाए तो बताना कि प्रतिबिंब की जो होती है स्थिति वो केवल वस्तु और दर्पण के स्थिति पर ही निर्भर करती है, देखने वाले के ऊपर निर्भर नहीं करती है। एक और जो पॉलिश की गई जो होती है कांच की समतल प्लेट जो होता है उस समतल दर्पण कहलाते हैं। सिंपल से वर्ड में आपसे पूछ लिया कि एक और पॉलिश किए गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। सिंपल से भाषा में समतल प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता दिखाई देता जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित होता है। इसकी भी अपन ने डिस्कस कर लिया। तो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपसे पूछा जाता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कि समतल दर्पण से संबंधित कुछ विशेष गुण भी होते हैं। उस विशेष गुण को भी अपन डिस्कस करते हैं। पहला एक होता है यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए मेरे आगे दर्पण रखा हुआ और मैं एक व्यक्ति हूँ, यदि कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति v चाल से यानी उसकी गति क्या चाल क्या है v इंडिकेट करे उसके वेलोसिटीज, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की जो होती है चाल यानी v चाल से दर्पण की ओर चल रहा है, आपकी आगे जो दर्पण का उधर की मैं सामने की ओर दर्पण के सामने मैं आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ, तो उस दर्पण में जो अपना प्रतिबिंब किस चाल से दिखाई देगा?
2v चाल से, यानी जिस चाल से चल रहा हो उस चाल से 2 गुना हमें दर्पण से उधर से भी आता हुआ दिखाई देता, प्रतिबिंब की चाल दिखाई देगा। यदि मैं मान लिया जाए कि मैं जितेंद्र शर्मा, जैसे ही दर्पण आगे रखी और मैं v चाल से दर्पण की ओर बढ़ूंगा तो दर्पण में जो मेरा वस्तु का जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सी चाल से, 2 गुनी चाल से हमारी ओर आती हुई प्रतीत होती या चलती हुई प्रतीत होती। तो पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाएगा, यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से उसको प्रतीत होता है उस व्यक्ति को, तो 2v से, किससे, 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है, किसको, उस व्यक्ति को। ये भी ध्यान रखना आपको, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। अपने से पूछ लिया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की चाल जो होती है, किसी व्यक्ति v चाल से यदि वो दर्पण की ओर चल रही है तो दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो 2 गुनी चाल से वस्तु की ओर या व्यक्ति की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, आती हुई प्रतीत होती है। ये दर्पण की स्थिति थी, बनाने में टाइम लगता, इसीलिए मैंने पहले ही बना कर रख लिया कि ताकि अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो दोस्तों। इसीलिए मैं इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले छोटे छोटे टॉपिक की डिस्कस कर रहे हैं, समतल दर्पण से संबंधित डिस्कस कर रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है तो दर्पण में जो वस्तु का व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनेगा वो व्यक्ति की ओर किस तरह से आता हुआ प्रतीत होगा, 2 गुनी चाल से, यानी 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा दोस्तों। चलिए, ये पहली उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, किसकी, दर्पण की सबसे बड़ी। दूसरा जो विशेषता है वो विशेषता है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किसी वस्तु का समतल दर्पण में जो होता है पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए पूरी, यदि हम व्यक्ति की दर्पण के अंदर हम पूरी अपनी देखना चाहते हैं, लंबाई देखना चाहते हैं, अपनी प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो हमें किस स्थिति में देखना होगा। यदि हम छोटा सा आईना है और छोटे से आईना में हम चाहते हैं कि नहीं कि ऊपर से नीचे तक मैं अपने आप को देखूं, मेरा प्रतिबिंब ऊपर से नीचे तक देखे, हमारी पहनावा देखे, हमारी स्टाइल देखे, तो हम किस तरह से रख सकते हैं, उस स्थिति के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पेपर में ये क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं कि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब यानी पूरे प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितनी होनी चाहिए, तो वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए उस दर्पण की लंबाई, तभी हम जाकर हम वस्तु को क्या देख सकते हैं, पूरी लंबाई देख सकते हैं, यानी पूरा प्रतिबिंब हम देख सकते हैं उस दर्पण में। क्या कहा दोस्तों, दोबारा मैं रिपीट करता हूं इस बात को, ये कह रहा है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब दिखना है, किसी वस्तु का समतल दर्पण में हमें पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी रखनी चाहिए, तो कम से कम वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। कितनी, आधी, 2 गुना नहीं या उनके आकार के नहीं, कितनी, कम से कम आधी होनी चाहिए, ठीक है। वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए, किसकी लंबाई, दर्पण की लंबाई। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आधी होनी चाहिए, 2 गुनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए या 4 गुनी होनी चाहिए, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। जब भी किसी वस्तु को अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो किसी दर्पण में, तो दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, एक बात और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 2 समानांतर दर्पणों के बीच में, यदि दर्पण 2 है और दोनों समानांतर दर्पण है, तो 2 समानांतरों दर्पण के बीच में जो वस्तु के प्रतिबिंब जो हो बनते हैं वो वस्तु के प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। कितने बनते हैं, अनंत बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 समानांतर दर्पण जो होते हैं, 2 समानांतर दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रखी है तो उनका प्रतिबिंब बनेगा, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये तीनों ही इसके विशेष गुण हो जाते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेष गुण की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो गुण है अपने पास वो है कि यदि कोई व्यक्ति
वी चाल से दर्पण की ओर यदि कोई व्यक्ति वी चाल से सामने रखी, आप ये भी लिख सकते हो, सामने रखी दर्पण की ओर बढ़ता है तो व्यक्ति का दर्पण में वना प्रतिबिंब की चाल, किस चाल से? 2V चाल से। प्रतिबिंब की चाल 2V चाल से, दोगुनी चाल से। इसको क्या लिखेंगे? दोगुनी चाल से, दोगुनी चाल से, ठीक है ना। चाल 2V चाल से व्यक्ति की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता? आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहला क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति वी चाल से दर्पण की ओर आगे बढ़ रहा है तो दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो व्यक्ति का जो प्रतिबिंब था वो दोगुनी चाल से किसकी ओर? उस व्यक्ति, उस वस्तु की ओर आती हुई प्रतीत होती, यानी चाल कितनी हो जाती? दोगुनी हो जाती। चलिए, ये हो गया पहला पॉइंट। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे, पहला पॉइंट होगा ये। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं हम। दूसरी पॉइंट जो है वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। हमने आपसे क्या था कि जो किसी वस्तु का समतल दर्पण में यदि पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, किसी वस्तु का समतल दर्पण में हमें किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की लंबाई से कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। कितनी? आधी होनी चाहिए। आधी मतलब आधा, 1/2 लिखो तो आधी होनी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना सबसे ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों पॉइंट को यदि ध्यान में रखते हो तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो विशेषता क्या है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। जो तीसरी विशेषता वो भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यदि आपतित किरण को नियत रखते, आने वाली प्रकाश की किरण को, यदि आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? सूर्य की प्रकाश किरण जब आती है तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। यानी आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण पर घुमाया जाए। कितने डिग्री पर? दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर यदि घुमाया जाता है या थीटा डिग्री से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री में घूम जाती? 2 थीटा डिग्री कोण से घूम जाती है। ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि यदि आपतित किरण को क्या रखना है? नियत रखना है। आपतित किरण को, आपतित किरण को यदि हम नियत रखते हैं तो दर्पण को थीटा डिग्री से यदि घुमाया जाए तो परावर्तित किरण जो होती है वो 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा एक और पॉइंट हमने बताया कि दो समतल दर्पण के बीच में, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? अनंत बनेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि दो दर्पण, जो दो समतल दर्पण समानांतर रखा हुआ और उनके बीच में कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु की स्थिति कैसी होगी या वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत या उल्टा सीधा? इस तरह से आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि कैसा बनेगा, वो अनंत बनेगा। ठीक है ना। दो समानांतर दर्पणों के बीच, दो समानांतर दर्पणों के बीच
रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपसे बोले प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता? अनंत। ठीक है ना, तो आपको अनंत की ओर ध्यान, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत बनते हैं। ठीक है ना, तो अनंत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना। तो ये आज अपन बात कर लिए समतल दर्पण की। सबसे पहले टॉपिक अपना कंप्लीट किए समतल दर्पण। अब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप समतल दर्पण के उपयोग भी बता सकते हो कि समतल दर्पण का उपयोग आईने के रूप में किया जाता है। सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग किसके रूप में किया जाता? आईना के रूप में। एक दूसरा, हम इनको दूसरे रूप में भी यूज करते हैं। यदि पूछ लिया जाए तो हम परिदर्शी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। परिदर्शी का मतलब पेरिस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता? पेरिस्कोप, यानी ये भी एक समतल दर्पण है। इनका अधिकतर प्रयोग जो किया जाता है वो पनडुब्बी जहाज में किया जाता है। किसमें? पनडुब्बी जहाज में किया जाता है दोस्तों। इनके अलावा यदि युद्ध के समय बंकर में, किसमें? युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधियों का पता लगाना हो या उनको देखने के लिए भी हम इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यदि बंकर में छुपे सैनिक जमीन पे चल रहे, यदि दुश्मन को देखना चाहता है तो भी इस उपकरण का प्रयोग कर सकता है, को किधर से किधर की ओर आ रहा। दूसरा, पनडुब्बी जहाज में भी हम परिदर्शी समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। परिदर्शी, जिसको हम कहते हैं पेरिस्कोप। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। ठीक है, इसका प्रयोग समतल दर्पण का दूसरा उपयोग है किसके रूप में? परिदर्शी पेरिस्कोप के रूप में करते हैं। यह उपकरण है जहां समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? तो बंकर में। बंकर में छुपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों को देखने के लिए प्रयोग करता है। देखने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करता है या इस उपकरण का प्रयोग करता है। इस उपकरण का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है। ये होगा। और एक होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुरूपदर्शी, जिसको कहते हैं कैलिडोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कैलिडोस्कोप, बहुरूपदर्शी। इसको मैं हटा देता हूं। दूसरा जो है बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी, ये भी समतल दर्पण ही है, समतल दर्पण का ही रूप है। बहुरूपदर्शी, कैलिडोस्कोप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैलिडोस्कोप। क्या कहते हैं? कैलिडोस्कोप कहते हैं, बहुरूपदर्शी। ठीक है ना, इसका जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, इनका भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं? समतल दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। रंग वगैरह को देखने के लिए प्रयोग करना पड़ता है। इनको अपन जहाँ ऐसी जगह प्रयोग करते हैं जहाँ पर अपने लगता है कि रंगीन आकृतियाँ दिखाई देने लगे, नलिका वगैरह में प्रयोग करते हैं। ऐसी जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं बहुरूपदर्शी का। यानी समतल दर्पण का उपयोग बहुरूपदर्शी के रूप में भी किया जा सकता है, और इसके अलावा हम कहाँ करते हैं? परिदर्शी के रूप में भी करते हैं, और इसके अलावा हम आईना के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये हमारे हो गए समतल दर्पण का उपयोग की बात हो गई दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे हम गोलीय दर्पण की। किसकी बात करेंगे? गोलीय दर्पण की बात करेंगे। गोलीय दर्पण, एस्फेरिकल मिरर कहते हैं इसको दोस्तों। क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर कहते हैं इसको। यहां से
आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी बेहतर स्टार्ट हो जाता है। इनसे भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह से समतल दर्पण से पूछे जाते हैं उसी तरह से गोलीय दर्पण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण को हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, इनकी कथन की बात करते हैं कि गोलीय दर्पण हम किसे कहते हैं। ठीक है ना, किसी गोलाकार तल से बनाए गए, किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, किसी गोलाकार, किसी क्या बात करें, किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को क्या कहते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण कहते हैं। सबसे पहले अपने समझना गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ये हो गए पहला पॉइंट। अब इनके भी खंड होते हैं, ठीक है ना। तो अब आपके गोलीय खंड के एक तल पर, गोलीय खंड के एक तल पर बात करें, गोलीय खंड के एक तल पर हम पारे की कलई या रेड पारे मरकरी की बात करें, पारे की कलई एवं रेड ऑक्साइड का लेप भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पारे एवं रेड ऑक्साइड का हम लेप भी कर देते हैं तथा दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक सतह की तरह कार्य करते हैं। ठीक है ना। गोलीय दर्पण का जो एक तल होता है, इसकी बात करें, गोलीय दर्पण की एक खंड, एक तल का खंड, ठीक है ना, एक तल के खंड को हम क्या करते हैं, पारे एवं रेड ऑक्साइड की बात करते हैं, रेड ऑक्साइड, ठीक है ना, लेप कर देते हैं। ठीक है ना, लेप कर देते हैं। ठीक है ना, आपसे पूछा जाए तो कह देखो लेप किया जाता। और दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह करेगा, परावर्तक की तरह कार्य करता है। तो गोलीय दर्पण का एक खंड का तल जो होता है हम उसको क्या करते हैं, पारे एवं रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं। और दूसरा तल जो होता है वो दूसरा तल किसकी तरह कार्य करेगा, दूसरा तल परावर्तक की तरह कार्य करता है, परावर्तक की तरह कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे किसी गोलाकार तल से बने दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का एक खंड पर हम क्या करते हैं, गोलीय दर्पण के एक तल का खंड पर क्या करते हैं, हम पारे एवं रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं और दूसरे तल का हम प्रयोग करते हैं, या दूसरे तल जो गोलीय दर्पण का जो दूसरा तल का जो खंड जो व्यवहार करता है वो परावर्तक की तरह कार्य करता। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। इनके अलावा होता है कि ये इनके कितने प्रकार होते हैं। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक होते हैं अपने पास उत्तल दर्पण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उत्तल दर्पण की। और दूसरा जो होता है वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार की बात कर रहे हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहां से भी इनका प्रयोग पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है और अवतल दर्पण की भी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो हम छोटे से परिभाषा से इसको सबसे पहले समझेंगे, इनकी आकृति कैसी होती है और देखने में ये कैसा होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। आसानी से समझ सकते हो।
ठीक है ना। क्या इसका परावर्तक सतह कैसा, उभरा हुआ है। उभरा हुआ, ठीक है ना। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो हो वो कैसा हो, उभरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। तो आपसे कोई पूछ लिया था उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है ना। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं हम, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, डायवर्जिंग भी कहते हैं, डायवर्जिंग भी। सिंपल से इसको अपसारी दर्पण को क्या कहते हैं, डायवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर की बात करेंगे, ठीक है ना, डाइवर्जिंग मिरर। कभी भी इस तरह से अपने तो नहीं पूछे जाते, इंग्लिश की वर्ड नहीं पूछ गए अभी तक में, सिर्फ पूछा गया कि उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अपसारी दर्पण कहने के कारण, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करती है, फैला देती है। अनंत से आने वाली किरणों को फैलाने का कार्य करता है, वो कौन है, उत्तल दर्पण है दोस्तों, ठीक है ना। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणें को फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसे अपसारी कहते हैं, ठीक है ना। अपसारी दर्पण भी कहते हैं, हम इसे उत्तल दर्पण भी कहते हैं और इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाता आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। ये हो गए हमारे उत्तल दर्पण की सबसे बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन, इनकी विशेषता, इनकी योग्यता की बात कर ले कि उत्तल, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो वो क्या कहलाता है, गोलीय उत्तल दर्पण कहलाता। और इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया उत्तल दर्पण की बात। नॉर्मली अपन किसकी बात की, उत्तल दर्पण की। अब बात करेंगे अवतल दर्पण की बात करेंगे कि अवतल दर्पण कहते हैं तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, परावर्तक सतह जो होता है अंदर की ओर धंसा हुआ है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अवतल दर्पण, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण के बारे में हम कैसे पहचाने कि अवतल दर्पण क्या होगा, कि जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह जो वो अंदर की ओर धंसा होगा तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उन्हें तो अपसारी कह रहे थे, इन्हें हम क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। कन्वर्जिंग वो था डाइवर्जिंग और ये हो गया कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। अभिसारी दर्पण को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर की बात करते हैं। अपसारी को हमने कहा डाइवर्जिंग और अभिसारी को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, उसे तो कहते थे कॉन्वेक्स मिरर, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। ओके,
इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो क्योंकि अनंत से आने वाली किरणों को ये क्या करता है? सिकुड़ाता है, ठीक है ना, सिकुड़ाता है, सिकुड़ाता है, यानी फैलाने की वजह क्या करता है? सिकुड़ कर एक बिंदु पर ले आता है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये हो गया दोस्तों उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो अपने को समझना था। चलिए अब इनमें और भी कुछ समझते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो धीरे धीरे अपने को समझ में आ जाएगा। क्या क्या बात? सबसे अहम पॉइंट जो है वो अपन समझेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है। तो अभी हमने बताया था कि गोलीय दर्पण के भाग होते हैं, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया, मान लिया जाए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के एक भाग, कौन से भाग? इस भाग को हमने क्या कह दिया? उत्तल दर्पण, जिनका परावर्तक सतह कैसा है? उभरा हुआ है, उभरा हुआ क्या? परावर्तक सतह, ठीक है ना। और एक भाग जो हमने बता दिया, इसको क्या बता दिया? ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया? इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ, परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है ना। एक भाग ये हो गए और एक भाग ये हो गए। अब यहां से इनकी सबसे जो छोटे छोटे पॉइंट की जो बनती जाती है उस क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछ ले कि उत्तल और अवतल क्या है, तो आपको सिंपल से बताना है कि उत्तल एवं अवतल दर्पण दोनों ही किसी गोले का कटे भाग है। क्या है? किसी गोले के कटे भाग होते। इस गोले के कटे भाग में एक को कह दिया मैंने, देखो यहां से हटाता हूं, किसी गोले का कटे भाग हमने बीच से काट दिया, और एक हो गया उत्तल दर्पण तो दूसरा हो गया अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसी गोलीय दर्पण का कटा भाग होता है, जो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण और अवतल। अतः उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता। क्या कहलाता? उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसका मतलब क्या? इसका वक्रता केंद्र क्या होगा? ये, ठीक है ना। ये वक्रता केंद्र हो गए। आपसे कोई पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो। इनका भी, उत्तल दर्पण का भी यहां और अवतल दर्पण का भी यहां, तो ये दोनों का जो कटे हुए भाग का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता? वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। सी, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सेंटर। किससे? सेंटर, यानी केंद्र। तो आपको ध्यान रखना है कि उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता? वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता? पोल कहलाता। दोस्तों क्या कहलाता? दर्पण का मध्य बिंदु, यानी इस दर्पण, यदि इस केंद्र से इधर की ओर मिला दे तो दर्पण का ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक है ना। इस मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पोल या ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इस दर्पण का भी कहां हो जाएगा? इसको भी इधर से मिला दो। दोनों के लिए केंद्र हो गया। इस पॉइंट का भी इसको क्या कहेंगे? हम ध्रुव कहेंगे, यानी हम इसको पोल किससे डिनोट करेंगे? पी से। इसको भी किससे डिनोट करेंगे? पी से। तो क्या कहा कि गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, जो मध्य बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। और किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता? पोल कहता है। इस दर्पण का भी मध्य बिंदु क्या कहलाता? पोल कहलाता। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दर्पण के वक्रता
केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो कहलाती है वो दर्पण की प्रधान रेखा कहलाती है। ठीक है ना, यानी यह केंद्र को और ये मध्य बिंदु को जो रेखा मिलाती है वो रेखा क्या कहलाती है? दर्पण की प्रधान रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रधान रेखा कहते हैं। इनका भी क्या कहलाएगा? ये प्रधान रेखा, यानी दर्पण के मध्य बिंदु और गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र वो केंद्र और दर्पण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं? प्रधान रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष रेखा कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान रखना। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष रेखा कहते हैं। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य जो होती है मध्य बिंदु को दर्पण का हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। यानी ये वक्रता केंद्र और दर्पण के मध्य मिलाने वाली जो सरल रेखा था जिसको हम प्रधान अक्ष रेखा भी कहते हैं, प्रधान अक्ष रेखा कहते हैं, इन दोनों के मध्य वाली जो बिंदु होती है इस बिंदु को कहते हैं दर्पण का फोकस। इधर भी इस बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस। ठीक है ना, दर्पण के मध्य बिंदु P और केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो इसको हम एक सरल भाग किसी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं तो हम यहाँ से मान लें इसको अपन ने क्या कह दिया? केंद्र कह दिया और इनसे इनको मिला दिया अपन ने। तो ठीक है ना, इस बिंदु को क्या कह दिया अपन ने? पोल कह। और दर्पण के वक्रता केंद्र और ये दर्पण के मध्य बिंदु वाले पोल के मध्य यहाँ जो होगी ये क्या होगा? फोकस। क्या होगा? फोकस। अब यहां से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन बन के आते हैं? कि जो फोकस दूरी होती वो वक्रता त्रिज्या की होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती किसी भी अवतल दर्पण या अवतल दर्पण की। जो फोकस दूरी है जिसको हम F से डिनोट करते हैं वो फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी है। देखो आधा है। ठीक है ना, तो ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है ना, इसको दो ढंग से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, कि फोकस दूरी जो दर्पण की जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आपको होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती, या पूछा जाता है कि जो दर्पण की जो वक्रता केंद्र है वो फोकस दूरी की होती है तो 2 गुना होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ से हम दो क्वेश्चन बना सकते हैं, या 2 × F बराबर वक्रता त्रिज्या। इसी से एक और बना लिया अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, यानी वक्रता त्रिज्या जो किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की कितनी होती है? देखो 2 गुनी होगी। और फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इस तरह से यहाँ पे 2 क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बन गए दोस्तों। तो ये अपन बात किए गोलीय दर्पण में अंदर विशेषताओं की। अब बात करेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के बीच में सूत्र की बात करेंगे कि सूत्र किस तरह से स्थापित किए जाते हैं। किसकी बात करेंगे? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। तो ये गोलीय दर्पण का सूत्र डायरेक्ट लिख देता हूं। दर्पण का सूत्र की बात करते हैं। ठीक है ना, तो दर्पण का सूत्र अपने तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों ही दर्पणों की फोकस दूरी के जो ज्ञात करना हो उनके सूत्र जो होते हैं वो हम निम्न प्रकार से रखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों ही उत्तल अवतल दर्पण की फोकस दूरी का जो सूत्र ज्ञात करना हो वो किस तरह से होता है, तो आप उसको बता सकते हो। इनका सूत्र होता है 1F बराबर 1V प्लस 1U। ठीक है ना, क्या होता? 1V प्लस 1U, या उलट दो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान, जहां U क्या है, जहां U क्या है आपसे पूछ लेते, आपको बताना है कि जहां U क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी है, वस्तु की दर्पण से दूरी, और V क्या है, तो इसकी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, वस्तु की प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ठीक है ना। तो ये होगी। और F क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। तो U बराबर वस्तु की दर्पण से दूरी, V बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और F बराबर दर्पण की फोकस दूरी। इस तरह से अब यहाँ से हम किसी भी प्रकार के यदि इस पे अंक की प्रश्न आते, न्यूमेरिकल आते, तो हम न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। यदि आपको यहाँ मान लिया जाए तो दर्पण वस्तु की प्रतिबिंब की ही दूरी पूछ लिया जाए, या वस्तु की दर्पण से दूरी पूछ लिया जाए, या दर्पण की फोकस दूरी पूछ लिया जाए, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। किसकी सहायता से, इस दर्पण के सूत्र की सहायता से दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो मेन पॉइंट होते हैं वो होते हैं आवर्धन की, ठीक है ना। किसकी, मैग्निफिकेशन, आवर्धन यानी सामंजन क्षमता, यानी दो फोकस दूरी के बीच में जो सामंजन बैठाना होगा, वस्तु की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है, उनके बीच में एक सामंजन बैठाना होता है, क्षमता, सामंजन क्षमता जिसको, वो बैठाने को हम क्या कहते हैं, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि दर्पण की आवर्धन किसे कहते हैं, तो आपको दर्पण की आवर्धन को यदि परिभाषित करना होगा तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, हम आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। तो आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, हम m से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ठीक है ना। तो m बराबर आप यहाँ पे आसानी से डिनोट कर सकते हो कि प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, और वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट करते हो, वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, u से। इस तरह से m बराबर क्या हो गया, v अपॉन u की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर दी, v अपॉन u। और ये क्या है अपना आवर्धन, मैग्निफिकेशन, दोनों के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक है कि जो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है, और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की, उनकी स्थिति क्या होती है। इनको समझने के लिए अब हमें इस चित्र की सहायता लेनी होगी। चलिए तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण से बने वस्तु की जो बने प्रतिबिंब, वस्तु की जो बने प्रतिबिंब होती है उनकी स्थिति कौन कौन सी होती है। तो हम यहाँ पे स्थिति को डिनोट कर देते हैं, स्थिति 1 2, इस तरह से अपन एक एक करके व्याख्या करेंगे। आपको यहाँ दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे हमने क्या किया, पहले ही यहाँ पे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति को हमने इंडिकेट कर दिया था, ताकि हमें टाइम उसमें वेस्ट ना करना पड़े, बच जाए अपने पास टाइम। तो ये है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी पॉइंट दिख रहा है ये वस्तु की स्थिति को डिनोट करता है। ये सारे क्या है, वस्तु की स्थिति। तो यहाँ पे वस्तु की टोटल स्थिति कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है। 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहे हैं। अब इन स्थिति की अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्थिति क्या है, इसे कहते अनंत, ठीक है ना। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत। वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर है। तो आपसे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में वस्तु जब अनंत पे होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और किस आकार की बनती है और किस प्रकृति की बनती है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों अपने को पेपर में कि अवतल दर्पण से बने, यदि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर है, अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो वो दर्पण अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकृति की होगी, किस आकार का होगा और कैसा बनेगा, किस स्थिति पर जाके बनेगा। तो यदि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं दोस्तों आपको कि यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो आपको 1 से 1 का मिलान करना है, 2 को 2 से मिलान करना, 3 को 3 से मिलान करना, 4 को 4 से मिलान करना, 5 को 5 से मिलान, 6 को 6 से मिलान करना। यदि अनंत पर वस्तु की स्थिति अनंत पर है, इसका मतलब यहाँ पे है, तो यह इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब
कहाँ बनेगा? फोकस पर। ठीक है ना? यही क्वेश्चंस बन के आते हैं, आपसे पूछा कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यदि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी फोकस पर। किस पे बन रहा? फोकस पर बन रहा। अब इसमें और आ जाता है दूसरी पॉइंट, और किस प्रकार की बन रही है? तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा। देखो मैं छोटा लिखा दे, वस्तु की आकार, तो प्रतिबिंब की आकार बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है ना? और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये हो जाएगा वास्तविक होता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, और उल्टा दिखेगा। कैसा दिखेगा दोस्तों? उल्टा। ये अपने को ध्यान रखना, ये सबसे आती है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है, इसको मैं आकार नहीं, यहाँ पे अपने को नहीं करें आकार, यहीं पे ध्यान है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। इसी तरह से हम स्थिति 2 पर जाके देखेंगे, 3 पर जाके देखेंगे, 4 पर देखेंगे, 5 पर देखेंगे और 6 पे देखेंगे। अभी किस पे देखा अपन ने? यहाँ देखिए अनंत पर। अब अपन बात करते हैं कि अनंत पर ना होकर कहाँ हो, तो वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे नंबर की स्थिति। जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो, तो वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर हो। ठीक है ना? अब ये अनंत हो गए और ये वक्रता केंद्र, तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु की स्थिति होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किस स्थिति में जानेगा? तो वस्तु की स्थिति जो होगी, वस्तु का प्रतिबिंब वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है ना? और यदि दूसरा पॉइंट आ जाए कि ये किस आकार की बनेगी, तो वस्तु की आकार से प्रतिबिंब की आकार हल्का सा छोटा बनेगा। वो तो बहुत छोटा था, ये सिर्फ छोटा। प्रतिबिंब की आकार होगा छोटा, प्रतिबिंब का आकार छोटा बनता है। ठीक है? वहां था बहुत छोटा, यहां पे सिर्फ छोटा बनता है। चलिए ये हो गया। अब आ जाए कि वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो फिर वही ध्यान रखना, वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण में बनने वाले जितनी भी होती वस्तु की प्रकृति या प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, वो सारे के सारे कैसे होंगे? वास्तविक और उल्टा होंगे। ठीक है ना? 5 स्थिति तक तो वास्तविक और उल्टा ही होंगे। 6ठी स्थिति की बात कर दे तब जाके बात करेंगे ये सीधा और आभासी होते, लेकिन 5 स्थिति तक तो ये कैसा होगा? अपने को वास्तविक और उल्टा ही होता है। चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पे तीसरे स्थिति की बात करते हैं। किस स्थिति की बात करें? तीसरी स्थिति की बात करें। तीसरी स्थिति देखो, तीसरी कहाँ? वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु की स्थिति जब कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है? ये कौन सी स्थिति आ गई? तीसरा स्थिति आ गई। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगी केंद्र पे ही बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा दोस्तों? वस्तु के आकार का ही बनेगा, वस्तु के आकार का ही बनेगा। ठीक है? दूसरा, वस्तु की स्थिति कैसी होगी? प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो ही वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक
ठीक है ना। ये हो गए कौन सी स्थिति, तीसरी स्थिति। उसी तरह से अपन कर सकते हैं, किस स्थिति की बात कर सकते हैं, चौथी स्थिति की भी बात कर सकते हैं कि चौथी स्थिति कैसे बनती है। चौथी स्थिति में देख रहे हो कि यदि दोस्तों वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, यदि आपसे पूछे कि वस्तु की स्थिति, तो जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी इन दोनों के मध्य स्थित हो, तो उनकी जो होती है अपने जो बनेगी प्रतिबिंब, वो बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी। और कैसे बनेगी, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो बड़ा बनेगा। और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। उसी प्रकार से यदि वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पे होगा, तो वस्तु की स्थिति जब फोकस पे होगा तो इनको 5 से मिलान कर दीजिए, 5 को 5 से, तो वस्तु की स्थिति यदि फोकस पे होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और आकार में बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है ना। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लास्ट जो है वो अपना है कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस और दर्पण के मध्य बनता है, किसके, दर्पण के मध्य, यानी दर्पण के मध्य यानी ध्रुव के मध्य बनता है, पोल और फोकस के मध्य जब वस्तु की स्थिति होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। दोस्तों कहाँ बनेगा, तो 6 को 6 से मिलान कर दिए, यानी पीछे बन रही है, पीछे बनेगा। ठीक है ना। और कैसा बनेगा, वास्तविक और सीधा बनेगा। कैसा, वास्तविक और सीधा बनेगा। और आपसे पूछा जाए आकार में कैसा बनेगा, तो सिर्फ आपको लिखना बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा, यानी वस्तु की आकार से हल्का सा बड़ा, यानी बड़ा बनेगा। आपसे ये 5-6 स्थिति की डिस्कस करें, इनमें से कहीं न कहीं एक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं दोस्तों में इनकी स्थिति से संबंधित। तो हम आपको अभी अवतल दर्पण के बारे में बताएं, आप इस बार बार रिपीट करके आप जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि स्थिति को किस तरह से हमने डिनोट किया। एक बार नहीं है तो आप 2 बार आप चला के देखना, 3 बार चलाना, 4 बार, हर बार रिपीट करके देखने से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। हाँ, मैंने क्या कहा कि 1 को 1 से मिलाना, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से और 6 को 6। अब आपसे कोई कि दर्पण में वस्तु हमेशा किस ओर रखी होती है, तो वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी है। ठीक है ना। दर्पण में हमेशा वस्तु किस ओर रखा हुआ, तो वस्तु हमेशा बाईं ओर स्थित है। ठीक है ना। किधर स्थित है, तो बाईं ओर स्थित है। चलिए अब बात करेंगे उत्तल दर्पण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, उत्तल दर्पण कि उत्तल दर्पण से बने वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो मैं बात करता हूँ उत्तल दर्पण में जो बने वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति जो यदि अनंत पे रखा हुआ है, यदि वस्तु की स्थिति अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे जाके बनेगा। यानी 1 को 1 से मिलान कर दीजिए, 1 को 1 से मिलान कर दिया। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है ना। और यदि बोल दें कि अनंत और दर्पण के मध्य यदि वस्तु रखी हो, हाँ, तो उनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वो उनका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के मध्य बनेगा, फोकस और ध्रुव के मध्य बनेगा। इसको 2 से 2 को मिलान कर दीजिए दोस्तों। तो इस तरह से इसमें भी कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनता है। कैसा, आभासी और सीधा बनता है। तो इस तरह से हमने देख लिया, छोटा और इसमें छोटा बनता है। ठीक है ना, सिर्फ छोटा लिखना, छोटा बनता है, आकार में छोटा होता है, आभासी और सीधा होता है। ठीक है ना। तो ये स्थिति हो गई। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, ये ध्यान रखना। दूसरा, यदि वस्तु की स्थिति कहाँ हो, दर्पण के पोल के मध्य और अनंत के मध्य, अनंत और दर्पण के मध्य यदि स्थिति है दूसरी, तो वहाँ का बनेगा फोकस और दर्पण के मध्य बनता है। ठीक है ना, फोकस और दर्पण के मध्य बनता है। तो वस्तु से कितना होगा, वस्तु के आकार से छोटा बनता है। और कैसा, सीधा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना, दर्पण के पीछे बनता है, ध्यान रखना, सदैव दर्पण के पीछे बनते, तो ये दर्पण के पीछे बन रहे हैं। उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा किधर बनेगा, पीछे की ओर बन रहा है, सारे पीछे की ओर बन रहा है दर्पण। तो मैं लिख देता हूँ, सारे पीछे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में किधर की ओर बन रही है, वो हमेशा बन रही है दर्पण के पीछे।
ठीक है ना। जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो, अनंत पे हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण पे बनेगा। हाँ, और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और वस्तु की स्थिति यदि यहाँ पे हो, अनंत और दर्पण के मध्य हो इस साइड से, तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी पीछे बनेगी, दर्पण के पीछे। और कहाँ बनेगा, दर्पण के मध्य और वक्रता फोकस के बीच बनता है। दर्पण के मध्य यानी ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है। और कैसा बनता है, छोटा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। दर्पण में हमेशा, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा ध्यान रखना है, वास्तविक और उल्टा। और इसमें हमेशा ध्यान रखना आभासी और सीधा, ठीक है ना, आभासी और सीधा। इनमें सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी आती है जहां पे कैसा बनता है, ये आभासी और सीधा बनता है दोस्तों, ठीक है ना, आभासी और सीधा। नहीं तो इस स्थिति में बनती आभासी और सीधा। ये दो दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर ली। अब आपसे कोई पूछ ले कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता, तो आप आसानी से बता सकते हो कि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो हम मिरर, साइड मिरर के रूप में करते हैं, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है वाहनों में पश्च दृश्य देखने में, यानी रेयर व्यू मिरर, यानी पीछे की दृश्य देखने में करते हैं। पार्श्व दर्पण, साइड मिरर की तरह भी हम इसका प्रयोग करते हैं। सड़क पर जो लाइटें लगी होती है उसकी परावर्तक सतह भी उत्तल दर्पण की भांति ही कार्य करती है। ये हो गए उत्तल दर्पण की बात। और अवतल दर्पण का हम उपयोग की बात करें तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी करते हैं। आँख, नाक, कान, डॉक्टर द्वारा उपयोग में लिए जाने जो भी दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। गाड़ी की जो हेड लाइट होती है वो भी, और सर्च लाइट जो होता है वो भी उत्तल दर्पण की भांति होती है। सोलर कुकर जो भी होती है वो भी अवतल भांति की तरह होती है। तो गाड़ी की हेडलाइट की बात करें, सर्च लाइट की बात करें, वो भी अवतल दर्पण है। और सोलर कुकर में भी वो भी अवतल दर्पण है, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछ लिया जाता है यह किस नियम का पालन करता था, आपको बताना कार्तीय चिन्ह परिपाटी का यह पालन करता है, ठीक है। दोनों में देख लिए पन्ने कि दर्पण में वस्तु की स्थिति जो होती है वो हमेशा बाईं ओर रखी हुई होती है। चलिए आज के लिए आपको दर्पण में आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि इनमें से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। इनको बार बार रिपीट करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत ही लाभप्रद है और इनको आप विशेष करके विस्तृत अध्ययन से बार बार आप देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।